नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्चा में रहने वाले जो भी प्लेसेस होते हैं उनकी चर्चा अपने इस प्रोग्राम में करते हैं। तो आज हम जिन प्लेसों की चर्चा करने वाले हैं वो हैं यमन और कतर। खासतौर पर देखें तो इजराइल के द्वारा लगभग 6 मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक किए गए हैं। तो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रारंभिक के जो 2 देश हैं वो यहाँ पर उनकी हम चर्चा करेंगे, कतर और यमन की। और इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो हमला हुआ है इजराइल का, इसके कई सारे मायने हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा इस मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वहाँ पर अब युद्ध भी भड़क सकता है। तो देखेंगे कि आखिर पूरी न्यूज़ क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या फिर विभिन्न दुनिया के बदलते हुए जो समीकरण हैं, उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। दुनिया की जो प्रतिक्रिया आई है, यूएन या इस तरह के जो भी ईयू हैं, इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, तो उन पर भी बात करेंगे। और आने वाले में समय में देखें तो क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। और उसके बाद डिटेल में हम देखेंगे यमन की जो भी भौगोलिक विशेषताएँ हैं, जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, और कतर के जो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं या फिर वहां से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। तो न्यूज आप सभी इसे जानते होंगे कि अब इजराइल क्या कर रहा है कि कई सारे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके ऊपर अटैक किया है। इनमें कतर और यमन सबसे पहले हैं और इन्हीं के कारण देखें तो अब ये जो मसला है अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इजराइल ने बुधवार को यमन की जो राजधानी है सना, उसके साथ ही देखेंगे तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अटैक किए हैं, उनमें कतर भी है। तो इस कारण से ये जो मसला है अब ये चर्चा में है। इजराइल का ये कहना है कि कतर में हमास के जो नेता हैं उनको निशाना बनाते हुए उसने टारगेट किया है, ये हमला किया है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यमन में हुए हमले को लेकर बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं, चाहे वो जहां भी छुपे हुए हों। और इसी कारण से ये जो मसला है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसकी हम चर्चा करें, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई भी फिलिस्तीन है वो अब नहीं रहेगा, पूरी जमीन हमारी है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है, इस तरह की बात कही गई। क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि कोई भी फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। उन्होंने वेस्ट बैंक, जो पश्चिम वाला बैंक है, उसके इलाके को इजराइल की जमीन बताया है। और इस बयान ने फिलिस्तीन देश को लेकर एक संशय बढ़ा दिया है और दुनिया के लिए एक चिंता का जो सबब है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस कारण से देखें तो अब ये जो मसला है अब यहीं तक नहीं रुकेगा, ये बात तो क्लियर हो गई है। इजराइल का जो हमला है ये खासतौर पर देखें तो जो हूती विद्रोही हैं उनके संदर्भ में उनके जो हमले हुए थे उसके जवाबी तौर पे देखा जा रहा है। और इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की जो राजधानी सना है उसके साथ ही कई सारे हिस्सों में जो हितू विद्रोही वाले जो क्षेत्र हैं उन पर हवाई हमले किए, ड्रोन से हमले किए। और यमन के सरकारी जो अधिकारी हैं उनका तो ये कहना है कि हमले में सैन्य जो ठिकाने हैं और एक ईंधन स्टेशन को टारगेट इजराइल के द्वारा किया गया। और इसी बीच में देखें तो यूरोपीय जो आयोग है उसकी जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वोन डर लेयन है, उन्होंने इजराइल के खिलाफ आंशिक व्यापार निलंबन प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर दी है, प्रस्ताव रख दिया है। तो इस तरह की बात भी देखने को मिल रही है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। इजराइल ने ये जो हमला किया है एक ऐसे समय पर किया है जब पहले से ही वो गाजा में क्या कर रहा था, बड़े स्तर पे अटैक कर रहा था, कहर बरपा रहा था। और इजरायली जो हमले हैं उसमें हूतियों को बड़े स्तर पे नुकसान हुआ। ये तो क्लियर यहाँ पर देखने को मिला है कि हूतियों के ऊपर बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। क्योंकि कई सारे लोगों की इसमें देखें तो डेथ हुई है, क्योंकि हूती नियंत्रण वाले जो चैनल जो अल कह सकते हैं मसरिया है, उसने ये बताया है कि एक हमले में सैन्य जो मुख्यालय है हूती का वो निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। इसमें कई सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और सैन्य मुख्यालय के पास स्थित जो मकान हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है। और खास तौर पे देखें तो जो भी फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं उन्हें एक तरह से हूती कहा जाता है। ईरान समर्थित जो भी हूती विद्रोही हैं वो हितू विद्रोही कहलाते हैं और उनके संदर्भ में वो हमेशा हमास, गाजा पट्टी जो फिलिस्तीनी है उनका समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं
हैं कि जो इजराइल है, इजराइल के द्वारा ये जो अटैक है ये किया गया है। हूतियों के बारे में भी आप देख सकते हैं कि हूती आखिर हैं कौन। तो हूती यमन के क्या है, अल्पसंख्यक शिया समुदाय के, जैदी समुदाय के एक हथियारबंद जो समूह है उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस समुदाय ने 90 के दशक में देखें तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह है उनके कथित करप्शन से लड़ने के लिए इस समूह का क्या किया गया था, संस्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी, गठन किया था। और इसका नाम संस्थापक हुसैन जो हूती है उन्हीं के नाम पर पड़ा। और हूती खुद को ईरान समर्थक भी बताते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं इजराइल पर। अब इस एक्टिविटी के कारण हो सकता है कि यूरोपीय जो यूनियन है वो कुछ बड़े प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल के खिलाफ आंशिक व्यापार निलंबन प्रतिबंध हम लाएंगे, क्योंकि जो भी इजराइल के द्वारा ये जो गतिविधि है ये पूरे वैश्विक दुनिया के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि 27 देशों वाला जो यूरोपीय संघ है वो गाजा पट्टी में युद्ध को लेकर पूरी तरह से देखे तो एक तरह से चिंतित है। तो इस तरह के प्रतिबंध हो सकता है कि इजराइल के ऊपर लगा दिए जाए। और इसी कारण से देखें तो हूती सैन्य जो मुख्यालय है उसको जो एक टारगेट बनाया गया, जो निशाना बनाया गया, अब इसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो और धीरे धीरे दुनिया की बदलती जा रही हैं। यही नहीं, इजराइल गाजा के ऊपर भी आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे अटैक कर रहा है, काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए हैं। अभी हाल ही में जो बड़ा इजराइल के द्वारा अटैक किया गया, और इस कारण से अब इजराइल के द्वारा ये कहा गया कि हमास के लिए कोई दुनिया में अब सुरक्षित जगह नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक कर दिए हैं। तो ये जो स्थिति है अब ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक जटिल परिस्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। हमास के बारे में इजराइल के जो भी कह सकते हैं कि जो सोच है, जो एक टारगेट है, एक प्लान है, वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, जिसको लेकर लगातार क्या कर रहा है इजराइल, अलग अलग देशों में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जो भी इस तरह के जो भी आतंकी समूह है उनको टारगेट कर रहा है, जो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकते हैं। अब हमास के जो नेता है अब वो समझ गए हैं कि गाजा के बाद अब तेहरान और दोहा भी क्या है उनके लिए सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में आखिरी जो शरण स्थली है वो टर्की है। तो हो सकता है कि इजराइल आने वाले समय में टर्की के ऊपर भी अटैक कर सके। और हमास ने बहुत पहले इस्तांबुल में अपने कार्यालय स्थापित किए थे। हमास और तुर्की दोनों को ये अब लगने लग सकता है कि अंकारा की जो नाटो सदस्यता है उसे ईरान और कतर से अलग बनाती है। खास बात है कि जो नाटो सदस्य हैं, जो नाटो सदस्य होने की बात कर रही है, उन्हें एक तरह से प्रतिरक्षा प्रदान करेगा जो तेहरान और दोहा को नहीं मिली है। लेकिन अब आने वाली परिस्थिति में देखने वाली बात है कि इस तरह की जो भी परिस्थितियां हैं ये कहां पर पहुंचती हैं। और इसमें सबसे खास जो रिएक्शन देखा जा रहा है वो अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका शुरू में तो पूरे मौन साधे हुए था, लेकिन इसी बीच में देखेंगे तो इजराइल का जो हमला हुआ, कतर पर हुआ, यमन पर हुआ, तो अब कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में जो ट्रंप है उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की है। अमेरिका ने कहा कि एक तरह से कतर की जो जानकारी थी पहले उन्हें नहीं थी, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर हम स्तब्ध हैं। हालांकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने ये भी कहा कि कतर पर हमला करने का फैसला इजराइल का था, वो इसका समर्थन कहीं से भी नहीं करते हैं। और इसमें खास तौर पे ऊर्जा संपन्न जो कतर है वो अमेरिका का पहले से देखें तो एक सहयोगी रहा है। हजारों अमेरिकी सैनिकों की जो मेजबानी है वो कतर करता है। और कतर युद्ध से पहले कई वर्षों तक देखें तो इजराइल और हमास के बीच में क्या है, प्रमुख एक मध्यस्थ रहा। इसी कारण से ये कहा जाता है कि जो कतर है वो मिडिल ईस्ट के लिए एक मीटिंग हॉल की तरह काम करता रहा है। और यही नहीं, यहां पर अमेरिका की जो पैठ है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में देखें तो अब स्थिति और भी खराब होते जा रही है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो अपनी अब सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और इजराइल के खिलाफ अब वो गुटबंदी कर रहे हैं, एक तरह से एकजुट हो रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा जो युद्ध है वो भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक जो खास बात देखने को मिली कतर पर अटैक की बात, तो उसमें ये भी निहितार्थ निकाला जा रहा है कि इजराइल को हमेशा जो कतर है वो कभी मान्यता नहीं देता है। तो हो सकता है कि इस कारण से इजराइल क्या कर रहा है, कतर को भी टारगेट कर रहा है। अब इन सभी परिस्थितियों में अगर भारत की बात करेंगे तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कतर के जो अमीर हैं उनसे बात की, और खासतौर पर फोन पर यह बात की
की गई थी और इजरायली जो भी हमले हुए उनकी आलोचना भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। अब इसमें आने वाले समय में देखने वाली बात है कि ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये कहां पहुंचती हैं और इस तरह से जो अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या कोई शक्ति है जो इसमें काम कर रही है और आने वाले समय में दुनिया की जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण है वो किस ओर जाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेंगे जो लोकेशन की, जिसकी हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज़ की, उसमें यमन जो चर्चा में है, तो यमन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर जो यमन है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, यमन की हम बात करें तो यमन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। एशिया में भी जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो देश है यही क्या है, यही आपका यमन है। अरब प्रायद्वीप जो है उसी में आपको ये देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के ये स्थित एक छोटा सा देश है, एक शुष्क देश कह सकते हैं। और पृथ्वी के अगर गोलार्ध की स्थिति की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ये क्या है, उत्तर में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। और इसके अलावा अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में क्या है, इसकी अवस्थिति देखने को मिल सकती है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण छोटा सा देश है। और खास बात करें कि इससे लगने वाले जो सीमाएं हैं उनकी अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके बड़े मैप की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर यमन की हम बात करें तो यमन की जो सीमा है वो मूल रूप से दो देशों से लगती है। देखिए ये आपका यमन है, तो इधर इसके उत्तर में आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सऊदी अरब देखने को मिलेगा जो इससे अपनी सीमा साझा करता है। और इसके उत्तर पूरब में आएंगे तो आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो वो ओमान देखने को मिलेगा जो इससे अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यमन की जो तटरेखा है वो कुछ बड़े जलीय क्षेत्रों से लगती है। जैसे इसके पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो रेड सी वाला क्षेत्र है, जो लाल सागर वाला क्षेत्र है, वो इससे अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा जो गल्फ ऑफ जो अदन है, जो अदन की खाड़ी है, ये क्या होती है, इसके साउथ में अवस्थित आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो यमन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो सोकोत्रा जो ये आइलैंड है, ये देखिए ये आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आइलैंड है इस पर भी किसका अधिकार है, तो इस पर भी यमन का अधिकार है। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जो स्टेट है वो आपको देखने को मिल सकता है जिसका नाम ग्वारदा फुई चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्वारदा फुई जो चैनल है वो आपको देखने को मिलेगा जो यमन के मुख्य भूमि और इधर जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं उनके बीच में एक महत्वपूर्ण सकरे जली खंड के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर जो गल्फ ऑफ जो अदन है और इधर आपको जो लाल सागर है, इसके बीच में आपको एक महत्वपूर्ण स्टेट देखने को मिलेगा। ये कौन सा है, तो यहीं पर आपको बाब अल मंदेब जो जल डमरू मध्य है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक तरह से देखेंगे तो इसे अदन यहाँ पर यमन जो है उसे बाब अल मंदेब के लिए ये कहा जाता है कि एक तरह से ये प्रवेश द्वार है, क्या है, ये एंट्री रूट के तौर पे जाना जाता है। तो रणनीतिक रूप से जो बाब अल मंदेब जो स्टेट है इसे देखें तो इसके प्रवेश द्वार पर ही ये क्या है कि यमन जो है ये अवस्थित है। तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। और ये जल डमरू मध्य जो है ये अदन की खाड़ी के माध्यम से आप देखेंगे तो इधर जो इंडियन ओशियन है उससे जोड़ने का भी काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये लाल सागर से सीधे जुड़ जाता है। और इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है ये आप हमने देख ली। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक अवस्थितियां हैं उन पर भी हम बात कर सकते हैं। जैसे देखिए जो यमन है ये पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र है और इसका जो क्षेत्रफल है ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया के अरब जो प्रायद्वीप है उसी का ये एक तरह से महत्वपूर्ण देश है। और इसकी जो तटरेखा है यहाँ पर लंबी है, एक तरह से 2000 किलोमीटर क्या है इसकी जो कोस्टल लाइन है वो मानी जाती है। और इसके अलावा अगर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जैसे देखेंगे तो इसके कई सारे छोटे बड़े जो आइलैंड हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो सोकोत्रा जो आइलैंड है वो बड़ा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यमन का जो पूरा क्षेत्र है एक तरह से देखें तो उपजाऊ क्षेत्र माना जा सकता है, फिर भी अधिकांश जो इसके क्षेत्र हैं वो बहुत विकसित नहीं है। और लाल सागर के तट वाला ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, लाल सागर के तट के साथ जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा कह सकते हैं एक प्लेन रीजन है, ये समतल कह सकते हैं कि प्लेन रीजन है। और एक तरह से देखेंगे तो ये पूरा रेतीला सैंड वाला क्षेत्र है, ये समतल क्या कह सकते हैं कि ये जो रेतीला क्षेत्र है उस रूप में ये वाला पूरा जो कोस्टल है क्षेत्र है ये अवस्थित है।
दूसरी बात करें कि इसके आसपास जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है, जैसे अदन की जो खाड़ी है वो आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ जो अदन है ये महत्वपूर्ण एक जो खाड़ी है उस रूप में यहाँ पर अवस्थित है। सकरे चट्टानी और अपेक्षाकृत ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, अदन में एक समतल मैदान के तौर पे क्या है यहाँ पर मौजूद है, जिसके सामने देखेंगे तो बहुत सारी जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के आसपास देखेंगे तो उबड़ खाबड़ जो भूमि है वो देखने को मिलता है। और केंद्रीय जो पर्वत है उसके उत्तर में जो ऊंचा रेगिस्तान है वो उपजाऊ मैदान से बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इधर पूरा जो रब अल खाली वाला जो डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है और अंतहीन रेत का एक बड़ा कह सकते हैं डेजर्ट माना जाता है, जिसे खाली रीजन कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ये खाली क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई बार प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ के अगर थोड़ा सा हम जलवायु की बात करें या फिर कहें अगर थोड़ा सा जल प्रवाह की बात करें तो यहाँ पर छोटी छोटी कुछ जो नदियाँ हैं, जैसे वाडी जो नदी है उसका प्रवाह देखने को मिलता है, जो रीजनल या कह सकते हैं मौसमी कह सकते हैं कि जलधारा है। इसके अलावा अगर यहाँ के महत्वपूर्ण जो लोकेशन है उस पर अगर हम बात करेंगे तो सना जो है यमन के दक्षिण मध्य में आप देखेंगे तो ये जो शहर है ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण डेवलप शहर माना जाता है और इसकी राजधानी भी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सिटीज हैं, जैसे तिजाज है, अल हदा है, ये सारे क्या है यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण। अल जो मुकल्ला है ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर अदन जो बंदरगाह है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर क्या है कि बाब अल मंदेब जो जलसंधि है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इधर अरेबियन जो सी है उसका क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो बेसिक तौर पे क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यमन है उसकी जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, और उसके अलावा जो बेसिक जानकारी है उस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो एक दो चीज़ें और हैं, जैसे ये तो यमन के बारे में जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर वाला जो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये वाला रब अल खाली वाला क्षेत्र है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये और ये सोकोत्रा जो आइलैंड है जो जिस पर यमन का भी अधिकार है, तो ये हमने बात कर ली। एक और प्लेस है जिस पर हम बात कर सकते हैं वो है कतर। कतर की अवस्थिति यहीं पर आपको देखने को मिलेगी और इसके बारे में बेसिक जानकारी हम ले सकते हैं। तो कतर भी क्या है, ये कतरी जो प्रायद्वीप है उस पर स्थित अरब प्रायद्वीप से देखें तो फारस की खाड़ी तक फैला हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये पश्चिम एशिया का, ये भी क्या है, ये वेस्ट एशिया में अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है जो अरब प्रायद्वीप बनाने वाले 7 देशों में से एक है। ये मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर क्या है मौजूद है। और पृथ्वी के अगर गोलार्ध की स्थिति की बात करें तो ये भी क्या है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है ये मौजूद है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। कतर की सीमा की बात करें कि आखिर जो कतर है, कतर की जो सीमा है वो किन 2 देशों से लगती है, तो 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। अगर देखेंगे तो संयुक्त अरब जो अमीरात है, इधर इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर जो यूएई है, यूएई से क्या करता है, ये कतर अपनी सीमा साझा करता है, ये खास बात है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो दूसरा जो देश है वो है सऊदी अरब। तो 2 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, 2 इसके सीमावर्ती देश हैं। इनके बारे में आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर आप देखेंगे यूएई है और दूसरा सऊदी अरब है। उत्तर और पूर्व में फारस की जो खाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पर्शियन गल्फ के अलावा इधर आप देखेंगे तो इसके पश्चिम में गल्फ ऑफ जो बहरीन है उसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। बहरीन की जो खाड़ी है वो कतर का जो बहरीन साम्राज्य है उससे अलग करने का भी काम करती है। इसके अलावा यहाँ से जुड़ी हुई कई सारी जो इंफॉर्मेशन है उनको आप देख सकते हैं, जैसे इधर एक पूरा जो खाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर राजधानी क्षेत्र की बात करेंगे कि आखिर जो कतर है, कतर की जो राजधानी है वो आखिर कहाँ पर है, तो कतर के पूर्वी भाग में आएंगे तो यहीं पर एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है दोहा। दोहा क्या है, कतर की राजधानी है। तो कतर ओवरऑल देखेंगे तो एक छोटा सा प्रायद्वीपीय राष्ट्र है, अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर यह स्थित है। और इसके दक्षिण में सऊदी अरब के साथ एकमात्र जो स्थलीय सीमा है वो सीधे ये साझा करता है। तो ये इसके बारे में है। इसके अलावा ये फारस की जो खाड़ी है उससे घिरा हुआ देश है और 11,571, ज़्यादा नहीं इतने ही क्षेत्र में छोटा सा चूंकि देश है कतर। और ख़ास तौर पे देखेंगे तो रेगिस्तान यहाँ पर एक फैला हुआ पूरा जो क्षेत्र है कतर में, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे छोटे छोटे जो रेगिस्तान है वो यहाँ पर फैले हुए हैं। समतल बंजर जो रेगिस्तान है वो आपको खास तौर पे इसके
दक्षिण भागों में आएंगे तो यहाँ पर रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। टीले के रूप में कई सारे जो रेगिस्तान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और देश का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो इसके सबसे दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अबू अल जो बावल है वो यहाँ का सबसे हाईएस्ट हाइट वाला प्लेन है। इसके अलावा कई सारे जो नमक के जो मैदान है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कतर की सबसे विशेष बात मानी जाती है, भौगोलिक विशेषता के रूप में शामिल की जाती है। यहाँ के जो नमक के मैदान है जिन्हें सबक्खा कहा जाता है और ये देश में उच्च वाष्पीकरण जो होता है, हाई बड़े स्तर पे जो वेपोराइजेशन होता है उसी के रिजल्ट के फलस्वरूप बनते हैं, जिसमें नमक के जो भंडार है वो पीछे छूटते जाते हैं, वेपोराइजेशन होते जाता है। और ये नमक के जो मैदान है ये विशेष रूप से जो भी कोस्टल क्षेत्र होते हैं, जो तट होते हैं, उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां ज्वारी जो गतिविधियां हैं वो नियमित रूप पर क्या होती हैं, वो चलती रहती हैं और निचले जो इलाके हैं वहां पर वो बाढ़ भी लाने का काम करती हैं। फिर भी तेजी से जो वाष्पित होकर नमक के जो भंडार हैं वो बनते रहते हैं और फिर ये आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोहा में अगर देखेंगे तो जो भी एस्पायर पार्क है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे इस तरह के जो पार्क हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और उसमें क्या है कि कई सारे मानव निर्मित जो झील है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से देखेंगे तो प्राकृतिक तौर पे कोई यहाँ पर अफवाह जैसी जो विशेषता है वो नहीं देखने को मिलती है, या कोई बड़े स्तर की जो प्राकृतिक झील है वो नहीं देखने को मिलती है, बल्कि क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मानव निर्मित इस तरह की जो भी संरचनाएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सिटीज हैं उनको आप देख सकते हैं। चूंकि छोटा सा देश है, इसमें सबसे जो फेमस जो जगह है वो दोहा ही मानी जाती है, क्योंकि अक्सर आप दोहा में देखे होंगे कई सारे जो टूर्नामेंट है अलग अलग गेम्स के वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया है कतर और यमन पर, ये पूरा घटनाक्रम क्या है और ये आने वाले समय में क्या एक तरह से रूप ले सकता है, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। इसके साथ ही हमने बात कर लिया कि यमन और कतर से जुड़ी जो भी भौगोलिक जानकारी है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, उनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने ले ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस पर चर्चा करने के लिए फिर से आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू।